क्या आप जानते हैं कोई अपराधी जुर्म करके कितनी भी दूर भाग जाए लेकिन पुलिस उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालती है। क्या हो अगर पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते थक हार जाए, कोई सुराग ना मिले, तभी इसी इलाके में एक और क्राइम घटित हो जाए। अब तो इसे भी सॉल्व करना है। पुलिस ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया वो सच में काबिले तारीफ था। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब कोर्ट ने दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं सौम्या विश्वनाथन केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के वसंत कुंज नामक एक इलाके से। यह नेल्सन मंडेला नामक एक रोड है। वारदात 30 सितंबर 2008 की है। अभी भोर का समय था। 3:30 बजे के आसपास कोई राहगीर नेल्सन मंडेला रोड से गुजर रहे थे। उस समय ये पूरा इलाका काफी सुनसान रहता था। स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं लगी थी तो अंधेरा रहता था। राहगीर ने रास्ते में देखा कि एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी जेन कार डिवाइडर से टकराकर पड़ी हुई है। ये गाड़ी के पास गए, देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई महिला बेहोशी की हालत में है। सर में बुरी तरह से चोट लगा हुआ है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। गाड़ी में इन महिला के अलावा कोई भी नहीं था। फौरन राहगीर ने पुलिस को कॉल किया। ये इलाका वसंत कुंज थाने के अंतर्गत आता था, इसलिए वसंत कुंज पुलिस स्टेशन से एक टीम मौके पर पहुंचती है। महिला को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं जो यहाँ से करीब था। हॉस्पिटल आए, डॉक्टर ने जवाब दिया कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। साफ साफ ये केस किसी सड़क दुर्घटना का लग रहा था। आखिर ये महिला कौन है? इनकी गाड़ी में मिले पर्स, मोबाइल फोन और गाड़ी के नंबर से पुलिस जानने की कोशिश करती है। पता चला कि महिला का नाम है सौम्या विश्वनाथन। ये एक जर्नलिस्ट थी और उस समय के हेडलाइंस टुडे, जो अब इंडिया टुडे है, इसमें बतौर प्रोड्यूसर काम करती थी। इसमें प्रोड्यूसर का काम था कि अगर कोई क्राइम की न्यूज़ आए तो उसको रिसर्च करके और भी डिटेल्स पता करना, फिर उसकी स्क्रिप्ट रेडी करके एंकर से न्यूज़ पढ़वाना, रिकॉर्ड करना। वीडियो रेडी हो जाए तो उसको एडिटर से एडिट कराकर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, ग्राफिक्स, विजुअल्स वगैरह लगाकर उसको देखने लायक बनाना, फिर टीवी पर एयर कर देना। सौम्या बतौर प्रोड्यूसर हेडलाइंस टुडे में काम करती थी। इनका ऑफिस वीडियोकॉन टावर के 4थी मंजिल पर था। पुलिस को जैसे ये सब डिटेल्स पता चली, इन्होंने ऑफिस से संपर्क किया। अब तक सूरज निकल चुका था। सौम्या के माता पिता, उनके कलीग्स, सभी लोग एम्स हॉस्पिटल आते हैं। पहली बार में तो सबको यही लग रहा था कि सड़क दुर्घटना है। सौम्या का ऑफिस में इवनिंग शिफ्ट होता था, दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक। लेकिन कल 29 सितंबर को सौम्या को ऑफिस में रहते काम करते करते बहुत लेट हो गया था। भोर के 3 बज चुके थे। ये ऑफिस में ही थी। इसका कारण था कि 29 सितंबर की रात में अचानक महाराष्ट्र और गुजरात में 3 बॉम्ब्स के धमाके हुए, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु और कई सारे लोग घायल हो गए थे। बॉम्ब स्क्वाड ने इसी रात 17 एक्टिव बॉम्ब्स को बरामद किए थे अहमदाबाद में, जो शायद फटते तो बहुत तबाही होती। इन्हीं सब खबरों को लेकर हर न्यूज़ कंपनी के ऑफिस में अफरा तफरी थी। देर रात में तो टीवी पर रिकॉर्डेड शोज चलते थे, लेकिन आज 29 सितंबर के दिन लाइव चल रहे थे। हेडलाइंस टुडे में सौम्या के पास भी न्यूज़ आ रहे थे कि यहाँ से बॉम्ब मिला, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, वगैरह वगैरह। इसके अपडेट्स भी आ रहे थे। सौम्या को 1 सेकंड का भी फुर्सत नहीं था। ये न्यूज़ को पब्लिश करने लायक उसको रेडी करने में जुटी थी। बाकी स्टाफ मेंबर भी बहुत बिजी थे, किसी के पास बैठने तक का टाइम नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों को करते धरते भोर के 3 बज चुके थे। कभी कभी सौम्या ऑफिस की गाड़ी से घर जाती थी। ज़्यादातर हर कंपनी में ड्रॉपिंग की सुविधा होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ को घर छोड़ती है, कभी बस में तो कभी कैब से। ऐसा ही यहाँ पर भी था। तो कभी सौम्या ड्रॉप लेती थी तो कभी अपनी खुद की कार से आती थी। आज यानी 29 सितंबर को ये खुद की कार से आई थी। 30 सितंबर के भोर 3 बजे तक जब काम पूरा हो गया तो ये घर चली गई। लगा कि चूंकि सौम्या ने इतना काम किया था तो ये थक गई होंगी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी तो ड्राइविंग करते वक्त इन्हें झपकी आ गई होगी, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइडर से टकरा गई। लेकिन सौम्या के कलीग्स के अनुसार ये बहुत धीमी गति से ड्राइविंग करती थी। खैर, सबको यही लग रहा था कि सौम्या का एक्सीडेंट हुआ है, सर में चोट आई और मृत्यु हो गई। सुबह 11 बजे तक इनका पोस्टमार्टम हुआ। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सौम्या के सर में गोली लगी थी। ये सुनकर पुलिस के साथ साथ परिवार और कलीग के लोग भी चौंक जाते हैं। गोली लगी यानी कत्ल का मामला है। गोली सर के पिछले हिस्से में धंसी थी। पुलिस ने एक्सीडेंट के केस को कत्ल के केस में बदलकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। सौम्या रात को अपनी ऑफिस से घर की ओर जा रही थी। आखिरी बार ऑफिस में ही देखी गई थी, इसलिए पुलिस वीडियोकॉन टावर जाती है। यहाँ सौम्या के कलीग से पूछताछ किया गया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। 29 सितंबर की रात में ऑफिस में काम ज़्यादा था। सीसीटीवी में देखा गया कि सौम्या रात में 12 बजे ग्राउंड फ्लोर पर आई। यहीं पर कैफे था। सौम्या ने यहाँ से 1 कप कॉफ़ी लिया और वापस 4th फ्लोर पर अपने ऑफिस में चली गई। फिर इन्होंने अपना सारा काम किया, स्टोरीज तैयार की। 2:30 से 3 बजे तक धीरे धीरे सबका काम खत्म हो रहा था। सभी लोग घर जा रहे थे। 3 बजे तक लगभग सभी लोग जा चुके थे। सौम्या भी घर जाने के लिए निकल ही रही थी। इस वक्त शम्स ताहिर खान जी भी बाहर बैठे हुए थे, घर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये सौम्या से मिले, हाय हेलो हुआ, फिर सौम्या यहाँ से चली गई। 3:02:54 पर सौम्या ने अपना ID कार्ड पंच किया। बाहर वो कॉफ़ी शॉप था। वहाँ ड्यूटी कर रहे कॉफ़ी वाले ने सौम्या को बुलाया। ये गई। इसके बाद पुलिस ने कॉफ़ी वाले आदमी से बात की। उसका नाम था नरेश।
इनके अनुसार सौम्या ने 12 बजे यहाँ से कॉफ़ी लिया था। उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे तो बोले कि घर जाते वक्त दे देंगी। फिर 3 बजे नरेश ने सौम्या को बुलाया कि कॉफ़ी के पैसे देने हैं। सौम्या ने 20 रुपये दिए, फिर पार्किंग की ओर निकल गई। अब पार्किंग का कैमरा चेक हुआ। इसमें दिखा कि सौम्या गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर आई, फिर वहीं रुककर बाहर निकलकर सामने के शीशे को साफ किया। इन्हीं सब में 3:09 हो गए थे। फिर सौम्या मेन रोड से चली गई। जब सौम्या निकली तो ये बिल्कुल अकेले थी, इनके साथ कोई नहीं था। इनके जाने के तुरंत बाद भी कोई ऑफिस से नहीं निकला। जाने के 25 मिनट बाद निकला। इससे लगा कि सौम्या का किसी ने ऑफिस से पीछा नहीं किया था। बाहर मेन रोड पर कोई कैमरा नहीं लगा था, तो ये नहीं पता कि बाहर किसी ने इनका पीछा किया होगा या नहीं। पुलिस ने वीडियोकॉन टावर से वसंत कुंज के वारदात वाली जगह के बीच सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। उस समय इस इलाके में उतनी आबादी नहीं रहती थी, तो ज़्यादा कैमरे भी नहीं थे। जो भी कैमरे लगे थे उसमें कुछ खास नहीं दिखा। चूंकि ये मामला एक महिला के कत्ल का था और दिल्ली में ऐसे क्राइम हो जाएं, रोड के बीचों बीच गोली मार दें, ऊपर से किसी मीडिया पर्सन पर, हर न्यूज़ चैनल में लगातार यही खबर चलने लगी। इससे पुलिस के ऊपर और भी प्रेशर पड़ने लगा। फैमिली का भी प्रेशर था। इस केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी SIT बनाई गई। इसको लीड कर रहे थे उस समय के DCP HS धलीवाल। सौम्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। आखिरी बार इन्होंने कब और किसे कॉल किया था? वैसे आखिरी कॉल इन्होंने अपने पिता को किया था। अब पिता से बात की जाती है। इनके अनुसार ये जानते थे कि आज बेटी को देरी हो जाएगी घर आने में, इसलिए सौम्या के माता पिता बेटी का घर पर वेट कर रहे थे। 3:15 पर बेटी ने पिता को कॉल करके बोला कि ये घर आ रही है। चाणक्यपुरी की अशोका होटल तक पहुंच चुकी है। इससे माता पिता ने अंदाजा लगाया कि सौम्या 3:30 बजे तक घर पहुंच जाएगी। जब 3:30 बजा और बेटी घर नहीं पहुंची तो पिता ने वापस से कॉल किया, पर उसने कॉल पिक नहीं किया। सौम्या ने ऐसा कभी नहीं किया था, अपने पिता के फ़ोन को कभी इग्नोर नहीं किया था। अगर बिजी भी होती तो बोल देती थी कि बिजी हूँ। आधे घंटे बाद भी बेटी नहीं पहुंची तो पिता ने फिर से कॉल किया। इस बार किसी अनजान शख्स ने फ़ोन उठाया। इसने बोला कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, फ़ोन यहीं पर पड़ा मिला। ये सुनकर माता पिता की हालत खराब हो गई। फिर पुलिस सौम्या के माता पिता से कांटेक्ट करके उन्हें हॉस्पिटल बुलाती है। कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला। अब ये हुआ कि इनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी से दुश्मनी हो, प्रोफेशनल राइवलरी हो, कोई इनसे ईर्ष्या का भाव रखता हो। पुलिस ने सौम्या के कलीग से अच्छे से पूछताछ की। यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब दिन बीत रहे थे, पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था। बात यह भी उठी कि केस को CBI को दे देना चाहिए, लेकिन माता पिता ने दिल्ली पुलिस पर अपना भरोसा कायम रखा कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। पुलिस भी दिन रात केस में जुटी हुई थी। माता पिता को अपडेट दिए जाते थे। पुलिस ने फैसला किया कि अब ये केस को हर एंगल से देखेंगे। पहला एंगल देखा गया रोड रेज का। क्या पता कि सौम्या के साथ किसी का रोड रेज हुआ हो। रोड पर हल्की सी कोई टक्कर हो जाए या कोई बेवजह हॉर्न भी बजा दे तो झगड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ सौम्या के साथ हुआ होगा और इन्होंने सामने वाली पार्टी को कुछ बोल दिया होगा। उल्टा जवाब दिया तो उन्होंने गुस्से में गोली चला दी। सौम्या को जो गोली लगी थी उसे बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दिया गया। एक गोली गाड़ी की बॉडी को छू कर निकली थी और दूसरी ड्राइविंग सीट वाले विंडो के शीशे को तोड़ते हुए सौम्या के सर में लगी। गाड़ी का केवल यही ड्राइविंग सीट वाला कांच टूटा हुआ था, बाकी सभी सही सलामत थे। सौम्या की गाड़ी इतनी रफ्तार से डिवाइडर से टकराई कि इसके फ्रंट राइट पहिए का रिम टेढ़ा हो गया, टायर फट भी गया। पुलिस ने रोड रेज को लेकर केस की जांच की। इसमें लूटपाट का भी एंगल हो सकता है। रात का वक्त था, सुनसान एरिया था, किसी बदमाश ने इसी चक्कर में गोली चला दी होगी। पर सौम्या के पास से कोई भी चीज़ गायब नहीं थी, जबकि इनके पर्स में कई कीमती सामान और इन्होंने गहने भी पहन रखे थे। छेड़छाड़ का भी मामला हो सकता है। किसी ने अकेली लड़की को देखकर बदतमीजी की होगी। सौम्या ठहरी एक जर्नलिस्ट, तेज तर्रार लड़की, कुछ बोल दिया होगा जिससे शख्स ने गुस्से में गोली चला दी। एक और एंगल मिला, प्यार का एंगल। सौम्या का कोई बॉयफ्रेंड रहा हो या कोई इससे एक तरफा प्यार करता हो। पुलिस ने इसकी भी जांच की। ऑफिस के लोगों से इस बारे में पूछताछ किया गया। फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी देखी गई। इस लिस्ट में जो भी संदिग्ध लगते हैं उनसे बात किया गया, पर यह एंगल भी कारगर नहीं हुआ। अब दिन हफ्ते महीनों में बदल रहे थे। पुलिस को केस में कोई सुराग तक नहीं मिला। इसमें मुखबिर भी लगे हुए थे। बहुत मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए इसकी जांच करना। मीडिया में तो लगातार सौम्या को लेकर खबरें चल रही थीं। इसके बाद पुलिस ने मीडिया से मदद ली। इनके थ्रू जनता से अपील किया गया कि जो लोग भी 30 सितंबर की भोर में 3 बजे से 4 बजे के बीच नेल्सन मंडेला रोड से गुजरे हों, अगर उन्होंने कुछ देखा हो तो पुलिस स्टेशन आकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराइए। इस चीज़ से धीरे धीरे लोग पुलिस के पास आने लगे, बयान दर्ज कराने लगे। इसमें सब वही लोग थे जिन्होंने गाड़ी को एक्सीडेंट के बाद देखा था। कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने गाड़ी को डिवाइडर से टकराते हुए देखा हो। बैलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार वो गोली किसी देसी कट्टे से चलाई गई थी जो .315 बोर की थी। ये केस 30 सितंबर 2008 को हुआ था। अब समय आ गया मार्च 2009 का। लगभग 6 महीने हो चुके थे। 18 मार्च के शुरुआती घंटों में रात 1 या 2 बजे के करीब एक लड़की 27 साल की जिगीशा घोष अपने घर पर आई। इनका घर CPWD कॉलोनी वसंत विहार में था। जिगीशा एक IT प्रोफेशनल थीं। हेविट एसोसिएट्स में बतौर ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर काम करती थीं। कंपनी की कैब ने इन्हें घर के पास ड्रॉप किया। ये डेली इसी टाइम पर आती थीं।
18 मार्च की भोर में जब ये आई तो घर के पास उतरकर फ़ोन यूज़ करने लगी और धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगी। शायद कंपनी से किसी ने इन्हें कॉल किया था। ये घर के पास तो उतरी लेकिन घर नहीं पहुंची। इनके माता पिता परेशान, सुबह तक पुलिस को खबर दिया। एक केस तो सुलझ नहीं रहा था, अब दूसरा आ गया। खैर पुलिस की एक और टीम इसकी भी जांच शुरू कर देती है। इस घटना के तीसरे दिन यानी 21 मार्च को किसी ने पुलिस को कॉल किया कि हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आने वाले सूरजकुंड के एक सड़क के किनारे पर किसी का शव पड़ा हुआ है जो डिकम्पोज हो रहा है। वहाँ की लोकल पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। आसपास के पुलिस थानों में पता किया कि कहीं पर गुमशुदगी का केस तो दर्ज नहीं है। ऐसे ही दिल्ली के वसंत विहार थाने में भी ये बात गई। फिर पता चला कि लड़की जिगीशा घोष है। पुलिस को जिगीशा का एक बैग और 2 मोबाइल फ़ोन मिले। जिगीशा के माता पिता के अनुसार बैग में जिगीशा के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होने चाहिए थे, लेकिन ये गायब थे। लगा कि ये लूटपाट का मामला होगा। जिगीशा के पहने हुए गहने भी गायब थे। इसके बाद पुलिस ने बैंक्स में पता किया। पिछले दिनों में हुए जिगीशा के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के सारे ट्रांजैक्शंस निकाले। 18 मार्च की भोर में महिपालपुर के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के एटीएम से 20,000 रुपये निकाले गए थे। फिर कुछ घंटों बाद साकेत के SBI एटीएम से 5,000 रुपये निकाले। पुलिस इन एटीएम्स का CCTV चेक करती है। इसमें 3 लोग मिले। इन तीनों की शिनाख्त भी हो गई क्योंकि इनके खिलाफ पहले भी केसेस दर्ज थे। रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक। पुलिस ने इनको ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन्होंने इसी 18 मार्च की सुबह जिगीशा के क्रेडिट कार्ड से सरोजनी नगर में रिबॉक के जूते, महंगे चश्मे, घड़ियां और एक LCD TV खरीदे। कुल 70,000 रुपये की खरीदारी की। ये तीनों यहाँ के भी किसी कैमरे में दिख जाते हैं। वैसे ये बदमाश मालवीय नगर के रहने वाले थे, ये बाद में पता चला। SIT ने वारदात वाली जगहों पर नाकाबंदी लगा दी। पुलिस वाले तैनात कर दिए, चेकिंग शुरू कर दी। 23 मार्च की भोर में 2-3 बजे एक वैगनार गाड़ी नेल्सन मंडेला रोड पर इधर उधर घूम रही थी, चक्कर काट रही थी। पुलिस वाले इसे देखते हैं। इनको कुछ शक पैदा होता है कि कौन इतनी रात को इस रोड पर बार बार आ जा रहा है। ऐसा लगा कि ये किसी काम को अंजाम देने की फिराक में हो, मौके का इंतजार कर रहे हों। पुलिस ने इनकी गाड़ी रुकवाई। इसमें 4 लोग बैठे हुए थे। इनसे पूछा कि कहाँ घूम रहे हो। इन्होंने कहा कि ऐसा ही टहल रहे हैं। इससे पुलिस को शक हुआ कि ऐसे कौन घूमता है, वो भी 2-3 बजे। 11-12 बजे रात में घूमते तो समझ भी आता। शक के आधार पर पुलिस इन्हें उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई और थोड़ा सख्ती दिखाकर बात किया। इसी में 1-2 लोग टूट जाते हैं और बताते हैं कि ये लोग लूटपाट के मकसद से रोड पर चक्कर काट रहे थे। पुलिस ने इनका बैकग्राउंड चेक किया तो पाया कि इनके ऊपर पहले से ही 5-5 केसेस चल रहे हैं। 4 लूटपाट के, जिसमें कार जैकिंग भी शामिल है, और 1 कत्ल का। इन चारों के नाम रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार था। अजय के अलावा बाकी वो 3 लोग वही थे जिन्होंने जिगीशा का ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज किया था। इनके ही ऊपर जिगीशा के अपहरण और कत्ल का इल्जाम लगा था। इन बदमाशों ने पूछताछ में जिगीशा के कत्ल की बात कबूल कर ली। रवि, अमित और बलजीत ने कत्ल की कहानी सुनाई। 18 मार्च की भोर में इन्होंने बहुत पी रखी थी और लूटपाट के मकसद से वसंत विहार के रोडों पर घूम रहे थे। तभी वो जिगीशा दिखी। ये लोग उसके पास गए एड्रेस पूछने के बहाने। जैसे ही वो बताने लगी, इन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में उसे बिठा लिया और गाड़ी चल पड़ी। इन्होंने डरा धमकाकर लड़की से पैसे छीने, फिर इसके बैग से ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड निकाले। लड़की को मार पीट कर पिन भी पता कर लिया। फिर ये महिपालपुर के ATM से पैसे निकालते हैं। आगे ये हरियाणा के सूरजकुंड इलाके में गए। सुनसान रास्ते पर चलती गाड़ी में जिगीशा के गले पर हाथ रखकर उसकी सांसें रोक दी। फिर उसे और उसके सामान को रोड के किनारे पर फेंक दिया। गहने भी इन्होंने निकाल ही लिए थे। इसके बाद ये साकेत के ATM से पैसे निकाले। सरोजनी नगर मार्केट खुलने पर सारा सामान खरीदा और अपने अड्डे पर चले गए। ये कहानी सुनने के बाद पुलिस इनसे पिछले बाकी वारदातों के बारे में भी पूछती है। इन्हीं बातों बातों में एक और केस सामने आया, सौम्या विश्वनाथन केस। जिगीशा घोष केस में तो 3 लोगों ने अपनी कहानी सुनाई। अब सौम्या विश्वनाथन केस में 4 लोग अपनी कहानी सुनाते हैं। इन्होंने ही सौम्या का भी कत्ल किया था। 29 सितंबर 2008 की रात में ये लोग PVR प्रिया नामक मूवी थिएटर के पास शराब पी रहे थे। घंटों तक शराब पी। अब 30 सितंबर की तारीख आ चुकी थी। भोर के 3 बज चुके थे। इसी समय इनके सामने से एक गाड़ी गुजरती है। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। रवि कपूर का ध्यान गाड़ी पर गया। इसने देखा कि गाड़ी में एक अकेली महिला है। इस समय रवि कपूर के साथ इसकी पूरी गैंग थी, जिसमें अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक भी थे। रवि ने इनसे बोला कि चलो इससे लूटपाट करते हैं, अकेली लड़की है, गाड़ी भी स्लो चला रही है। फिर ये चारों अपनी चुराई हुई कार वैगनार में निकल पड़ते हैं। गाड़ी को ओवरटेक करके इन्होंने सौम्या की गाड़ी को रोकने का इशारा किया। चूंकि सौम्या एक जर्नलिस्ट थी और जानते थे कि ये लोग कौन हो सकते हैं, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि तेज रफ्तार से चलानी शुरू कर दी। इससे रवि कपूर का ईगो हर्ट हो जाता है, चिढ़ जाता है। इसने भी बोला कि गाड़ी तेज भगाओ, उसके आगे ले जाओ। गाड़ी आगे पहुंची। रवि ने अपना देसी कट्टा निकाला। इसे इसने इसी हफ्ते खरीदा था। रवि ने अपने साथियों से बोला, अब देखो मेरा निशाना। पहली गोली चली जो सौम्या की मारुति जेन कार के राइट साइड की बॉडी पर लगी। इसके बाद रवि ने दूसरी गोली चलाई जो सौम्या की गाड़ी के फ्रंट राइट विंडो के शीशे को चीरते हुए सौम्या के सर में जा लगी। तुरंत सौम्या बेहोश हो जाती है। गाड़ी भी तेज रफ्तार में ही दौड़ रही थी। रवि ने अपनी गाड़ी साइड में ले जाकर धीमी करवा दी।
सौम्या की गाड़ी रोड पर बने डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। जब ये हो गया तो वो बदमाश इस गाड़ी के पास आए लूटपाट करने के लिए। इन्होंने देखा कि लड़की ड्राइविंग सीट पर बेहोश पड़ी हुई है और सर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। रक्त देखकर ये बदमाश तुरंत वहां से भाग जाते हैं। इन्हें उस वक्त नहीं पता था कि लड़की कौन है। बाद में टीवी से पता चला कि वो लड़की एक पत्रकार सौम्या विश्वनाथन है। चूंकि इनका सौम्या से फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था, करीब नहीं आए थे, दूर से ही गोली चलाई थी, इस वजह से बदमाशों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। केवल एक गोली मिली थी। आगे पुलिस वो वैगनार गाड़ी भी कब्जे में ले लेती है जो चोरी की थी। वो देसी कट्टा भी बरामद हो गया। ये भी साबित हो गया कि गोली इसी कट्टे से चलाई गई थी। इन बदमाशों के अड्डे पर छापा मारा गया। यहाँ से फेक प्रेस आईडी कार्ड और पुलिस के यूनिफॉर्म्स भी मिले। आगे पुलिस ने अजय सेठी नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया जो इनका गैंग मेंबर था। लूटपाट के सारे सामान यही रखता था। पुलिस ने पाया कि इन पांचों का और कोई प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये लूटपाट का ही काम करते हैं। इनके कबूलनामे में एक और कत्ल मिला। इन्होंने सौम्या केस से पहले एक और कत्ल किया था। तरीका यही सेम था। रात के अंधेरे में एक कैब ड्राइवर पर गोली दागकर उससे लूटपाट किया। उस केस में भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। अब जाकर इस गैंग का भांडा फूटा। जून 2009 में पुलिस रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी के खिलाफ 620 पेजेस की चार्जशीट बनाकर कोर्ट में सबमिट किया गया। इसमें कत्ल और लूटपाट के सामान रखने से लेकर मकोका एक्ट भी लगता है। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। 4 के ऊपर कत्ल का और 5 के ऊपर मकोका और लूटपाट के चार्जेस लगे। 2010 में मुकदमा शुरू होता है साकेत कोर्ट में। जिगीशा घोष केस की बात करें तो 2016 में साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत मलिक को फांसी की सजा दे दी। फिर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को बदलकर उम्र कैद दे दिया, जबकि जिगीशा के माता पिता चाहते थे कि बेटी के कातिलों को फांसी हो। वैसे जिगीशा इनकी इकलौती बेटी थी। जिगीशा की मां ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला सुनकर ऐसा लगा जैसे बेटी का दोबारा से कत्ल कर दिया गया हो। सौम्या विश्वनाथन का केस साकेत कोर्ट में चल रहा था। धीरे धीरे 2023 आ गया। सुनवाई को 13 साल हो गए और वारदात को 15 साल। पुलिस ने 6 महीनों में ही केस को सुलझा लिया था, लेकिन कोर्ट में 13 साल बीत गए, अभी तक कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। फाइनली 13 अक्टूबर 2023 को सुनवाई पूरी होती है। इसी बीच कुल मिलाकर 302 हियरिंग्स हुई, बहस हुए, 48 गवाहों ने गवाही दी। 18 अक्टूबर तक पांचों को दोषी करार देते हुए चार्जेस निर्धारित किए गए। फैसला आना था 25 अक्टूबर को, लेकिन आया 25 नवंबर को। 25 नवंबर 2023 को सौम्या विश्वनाथन केस में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा दी गई। इसमें से 3 तो पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे थे। बचा अजय सेठी। इस पर आईपीसी की धारा 411 लगी, यानी जानबूझकर लूटपाट का सामान या चोरी का सामान अपने पास रखना। इसके लिए इसे 3 सालों की सजा हुई। कातिलों में 4 को 1.25 लाख और लूटपाट का सामान रखने वाले एक को 7.25 लाख के फाइन लगे। ये पैसे सौम्या के घर वालों को सौंपे जाएंगे। वैसे 2019-20 के बीच किसी दिल्ली के बिजनेसमैन को रंगदारी के लिए मैसेज भेजे गए थे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर इनके घर के ऊपर गोलीबारी होती है। इसमें ये और इनके भतीजे घायल हो जाते हैं। बिजनेसमैन ने पुलिस में केस दर्ज कराया। इसमें 8 लोगों को पकड़ा जाता है। इसी में एक नाम आया अमित शुक्ला, वही शख्स जो जिगीशा घोष और सौम्या विश्वनाथन केस में शामिल था। ये तिहाड़ जेल से ही व्हाट्सएप के जरिए ऑपरेट कर रहा था। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार इसने ही धमकी दी थी बिजनेसमैन को। वो रवि कपूर पुलिस का मुखबिर था। दरअसल जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद इसकी मुलाकात हमेशा पुलिस से होती रहती थी। इसी तरह से इसकी पुलिस से जान पहचान हो गई। ये मुखबिर बन गया। वैसे ये क्राइम भी करता था और मुखबिरी भी। पुलिस ने सौम्या विश्वनाथन केस में इसका भी सहारा लिया, जबकि इसने सौम्या को गोली दागी थी। यह हॉस्पिटल तक में गया शव को देखने के लिए। सौम्या के माता पिता सजा से संतुष्ट थे। इनके अनुसार अगर कातिलों को मृत्युदंड मिला तो पल भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। उम्र कैद में जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, तड़पेंगे, जैसे माता पिता अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं। पर जिगीशा के माता पिता को उम्र कैद से संतुष्टि नहीं थी। रवि कपूर को बीच में जमानत भी मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके इसे रुकवा दिया। बलजीत मलिक ने कोर्ट से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। कितने सालों से केस चल रहा है, परेशान कर रहे हैं। कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।